आप सबको मेरी नमस्ते। और कुछ दिनों से एक हलचल मची हुई है कि ओमिक्रॉन का आतंक मचा हुआ है। हालांकि डब्ल्यूएचओ उसके बारे में बहुत साफ साफ कह चुका है कि इसका डेथ रेट ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो डेथ रेट होते हुए भी अलग अलग जगह पे इसकी दहशत देखने को मिल रही है। वो इसीलिए है, जो कारण आपको मास्क लगाने का है असलियत में, यानी एक तो आपको बताया जा रहा है और एक असलियत में है। असलियत में क्या है कि आपको चालान का डर दिखा करके आपके लोकतांत्रिक अधिकारों को एक तरह से अपने काबू में किया जा रहा है, और ये टेस्टिंग की जा रही है कि कितने लोग चुपचाप गुलाम बनने को तैयार हैं। और इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको मतलब जहाँ एलीट क्लास जाती है वहाँ देखने को मिल सकता है। जहाँ बड़े बड़े मॉल हैं वहाँ, हालांकि वहाँ जो एलीट क्लास और सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग मतलब अपने आप को गुलाम करके अपने को सरेंडर कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन एयरपोर्ट पे आप जाएंगे, वहाँ 5-5 हज़ार रुपये में आरटीपीसीआर हो रही है, और इंस्टेंट अगर किसी को चाहिए, किसी की फ़्लाइट जल्दी है, वहीं पर ये सारा का सारा खेल बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और मुंह ढकने का जो चलन है वो बढ़ गया है, और ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं वो लोगों को उस वायरस के लिए जिसका डेथ रेट ज़ीरो है आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ के हिसाब से। हालांकि डब्ल्यूएचओ बहुत पहले एक उसके ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगते रहे हैं, उसके हम पुराने वीडियोस में चर्चा करते रहे हैं। उनकी चर्चा से हम इस वीडियो को अभी डिलीट नहीं करवाना चाहते। तो दूसरा मेरा जो चैनल है, मेन चैनल, उसको इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। अभी 15 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया है। 3 दिन अभी बचे हुए हैं, सॉरी 3 दिन अभी हुए हैं, तो 12 दिन अभी बचे हुए हैं। दूसरा ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको एक तो ये अभी इमीडिएटली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कलेक्टर है सिंगरौली का, और उसने जो फरमान जारी किया था कि आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा अगर आप ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ लोगों ने बात की। छत्तीसगढ़ के बालोद से किसी ने बात की, स्वदेशी एक आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने बात की, और प्रकाश अग्रवाल जी ने बात की। उन तीनों बातों का निष्कर्ष ये निकला कि जब लोगों ने सवाल उठाए कलेक्टर के आदेश के ऊपर, तो कलेक्टर सबसे पहले एक डिप्लोमेटिक वे में, एक डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा जो आदेश है वो असंवैधानिक है, वो ये कह रहा है आप इसका थोड़ा सा विवेचना कीजिए। जैसे उसे मालूम नहीं है कि गांव का आदमी आपके आदेशों के टेक्निकल भाषा को नहीं समझता है। जिस आदमी को आपने राशन डिपो होल्डर बनाया हुआ है, जो आदमी आपके पेट्रोल पंप पे बैठा है, उस आदमी को नहीं पता है, जो सेल्समैन है, कि उसमें टेक्निकलिटीज क्या हैं। और ये सीधे सीधे लोगों के संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है। तो ऐसे कलेक्टर के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि लोगों को अपने अधिकार नहीं पता, और वो उनको आदत पड़ी है या तो मोबाइल पर ही क्रिटिसाइज करने की, या फिर महफिलों में क्रिटिसाइज करने की, और वो आंदोलन करना भूल गए हैं, सड़कों पे उतरना भूल गए हैं। ये एक सबसे बड़ी गलती समाज से हो रही है। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए जिसके अंदर वो कलेक्टर आपसे मतलब अपने आप से अपनी गलती मान रहा है, और आखिर में उस आदेश को उसे वापस लेना पड़ा। और जब ये कलेक्टर ने आदेश दिया, उस आदेश को देने के बाद बवाल मचा, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आई, और जब वो वापस लिया तो छोटी छोटी खबरें आई। ये लोगों के साथ धोखा होता है। इस धोखे से बचने के लिए आपको समझना जरूरी है, मीडिया का बहिष्कार जरूरी है, ताकि सरकार का आदमी आकर के गांव के सरपंच को बताए, और सरपंच वहीं बैठ के उससे सवाल पूछे कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई तू जबरदस्ती ऐसे ऐसे आदेश पारित करने की। तो एक बार ये वीडियोस देख लीजिए, मतलब ऑडियो है, ये कॉल रिकॉर्डिंग्स है, उनको देख लीजिए, और फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने कलेक्टर से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। और आपको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि पूछने से ये लोग भागते हैं, जवाब देने से ये भागते हैं, और आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और अगर वो गैर लोकतांत्रिक होगा तो उनको वो आदेश वापस लेना पड़ेगा, जैसे इन ऑडियोज के बाद में अपना आदेश वापस लेना पड़ा, और आप देखेंगे।
राजीव रंजन जी से बात हो रही है? जी बोलिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ जिला बालोद से समाज सेवी संगठन से बात कर रहा हूँ। जी आपसे एक गंभीर मुद्दे पे 2 मिनट बात करनी थी। जी बताएगा। जी। तो आपका ट्विटर अकाउंट में भी और अभी न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि आपने एक आदेश जारी किया है जी जिसमें कि आपने मेंशन किया है कि अगर अनिवार्य रूप से टीकाकरण होना चाहिए और जो लोग टीका नहीं लेंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी तो महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये तो पूर्णतः असंवैधानिक आदेश है। आप इसीलिए इस आदेश को स्टडी कर लीजिए नहीं, और मैंने उसमें बहुत अच्छे से स्टडी किया है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हाँ कर हूँ। लीजिए और अपना जो भी प्रतिक्रिया है वो आदेशी संदर्भ में आप दीजिएगा। जी जी हम भी उसको ऑब्जेक्ट वो उसको एक बार विचार कर रहे हैं जी और जी। विचार करके उसमें जो भी उचित निर्णय होगा निराकरण करेंगे उसका। देखिए, बस एक ही बात मैं आप तक आपके संज्ञान में लाना चाहता जी हूँ कि आपको भी मालूम है कि ये जो टीका है इसके काफी गंभीर साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं। जी जी और भारतीय संविधान में भारत सरकार ने भी इसको अनिवार्य नहीं किया है, स्वैच्छिक माना है। तो फिर अगर हम इस तरीके के आदेश निकालते हैं तो महोदय, किसी की अगर जान जाती है तो उसका पूरा पूरा जो कहना चाहिए जिम्मेदारी हमने हमारी अपनी हो जो है जाती है। आप एक हाँ नहीं नहीं जनसेवक हैं, आप एक बहुत जिम्मेदार पद पे हैं। आपकी तो बात मैं समझ रहा हूँ जी और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस पे जो हमने अभी जी इस पे पुनर्विचार कर रहे हैं और जी जो उसमें अभी ये 15 दिसंबर तक तो ये मान लीजिए कि इसमें कोई प्रभाव नहीं है। जी है ना। जी जी तो 15 दिसंबर तक तो अभी इसका कोई प्रभाव नहीं है। जी एक जी ये चीज क्लियर है। तो 15 दिसंबर से पहले भी मैंने इसमें पुनर्विचार हम कर रहे हैं और उसमें जो जी। भी उचित निर्णय होगा वो निर्णय लेंगे। तो एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जी देखिए, आप लोग बहुत उच्च पद पे हैं और बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है। जी आप अगर इस तरीके का कोई आदेश निकालते हैं तो क्या होता है ना, देखा सीखी होती है। आप तो जानते ही हैं कि विभाग में किस तरीके से कार्य चलता है। तो जी अगर जी इस तरीके का कोई असंवैधानिक हम अगर आदेश निकाल देते हैं तो फिर इससे पूरी तरीके से जनता प्रभावित होगी और जो जाने जा रही हैं उसका पूरा जिम्मेदार आप लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके उसमें से उसमें जो आप आदेश को पढ़ेंगे तो उसमें दोनों तीनों चीजें मेंशन्ड है। एक तो 15 दिसंबर वाला, जो 15 दिसंबर तक अगर आप उसको लिटरली भी माने 15 दिसंबर तक वो प्रभावशील नहीं है। है ना। दूसरी चीज उसमें जो मेडिकल उसमें भी हमने कहा है, मेडिकल की सेकंड पॉइंट उसमें लिखा हुआ है। और भी जो है उसमें कोई ऐसी बाध्यता हमने नहीं रखी है कि हम्म, जिसको कि उसके अंतर्गत हम करेंगे। अभी 15 दिसंबर में अभी 1 महीना है पूरा। जी जी। तो आप उसको पूरी तरीके से देखेंगे तो इसकी अभी वर्तमान में जो इसकी यूटिलिटी है वो सिर्फ एक गाइडलाइन टाइप है ये, ना क्या कि महोदय, इसका। मैंने पढ़ा ना तो देखिए, मैं भी काफी शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। मैं तब जब अपनी नौकरी छोड़ के मैं समाज सेवा में आया हूँ, तो उसमें आपका जो जिस तरीके का स्टेटमेंट है ना, अनिवार्य शब्द का उसमें उपयोग हुआ है जो पूर्णतः गैर कानूनी भी है। और उसमें जो नीचे के जो कर्मचारियों को दबाव पड़ता है महोदय, आप जानते हैं आपके नीचे बहुत सारे नीचे कर्मचारी काम करते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि कलेक्टर साहब का आदेश है मतलब, और ये हमको तो मानना ही है, हमको तो वो सख्ती बरतने लगते हैं नीचे। और बिल्कुल सही बात है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय, आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूं मैं कि भारत देश में ऐसे कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें पुलिसकर्मी पकड़ के उसको वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो ये तो एक मेडिकल रेप हो रहा है ना। तो क्या आप खुद ही बताइए आपकी बात मैंने अपने जो है किस हद आपने तक जो ये बात सही है, आप बताइए। नहीं आपने जो बात कही है उस पर हम विचार करेंगे और जी जो भी जी उचित निर्णय होगा वो देंगे। जी ठीक है। जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और हाँ, आपसे जी बहुत आशा है। आप जी कृपया इस पे आप इस आदेश को फिर से एक बार विचार करिए, ठीक जी है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के जी। लिए। स्वदेशी बोल रहा हूँ, स्वदेशी भारत संगठन से। जी जी बताएं साहब। तो मैं वैक्सीन नहीं लगाना चाहता तो मेरे खिलाफ एफआईआर होगा क्या? मैंने आपको बेसिकली पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा ना, पढ़ेंगे तो आदेश को ठीक रहेगा। आपने डबल डबल नंबर से कॉल किया है तो एक बार देख ले उसको, आदेश को देख लीजिए तो फिर तो उसके पेपर में बाद में क्यों छपा है सर? ऐसे में तो पे, असंवैधानिक हो जाएगा ना। पेपर में मीडिया छपा। में तो लोगों के मन में डर बैठेगा ना, तो फिर लगवा लेंगे सर वैक्सीन तो। नहीं नहीं, जो आदेश में देखेंगे तो उसमें वो हमने सर्टेन रिलीफ भी दिए हैं उसमें। तो रिलीफ हमने 15 तारीख तक बोला है, 15 तारीख के बाद रिलीफ दिए हैं उसमें। किन किन लोग जो है कुछ उचित कारणों के कारण वो फिर नहीं, अगर उसमें करना चाहते तो वो नहीं, तो वैक्सीन उसके तो लिए वो छूट। ऐच्छिक है सर, स्वैच्छिक है। आर्टिकल तो ऐच्छिक 21 का उल्लंघन ही है सर, एफआईआर तो नहीं होना चाहिए उस हिसाब से। ऐच्छिक ही रखा है हमने उसमें, वो नहीं है उसमें कोई भी। जी सर, तो सर पेपर में सफाई पेश कीजिए ना सर, मीडिया में, नहीं तो लोगों के मन में डर बैठेगा सर।
अब ठीक पेपर है, जो वाले भी तो वैसे छाप रहे हैं सर कि जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसके ऊपर एफआईआर होगा बोल के, वो तो असंवैधानिक है सर। जो भी सर आप है हम यूपीएससी उसमें से पढ़ के आए और सर संविधान तो पढ़े ही आप होंगे सर। आप ठीक है, आपने जो बात रखी है, हमने जो सर्टेन पॉइंट पे हम जो है उस पे पूरी तरीके से विचार करेंगे और आगे उस पे चलो प्रोसीड ठीक है, करेंगे। ठीक है, ठीक थैंक यू हाँ, सर। हाँ। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार साहब। राजीव रंजन मीणा साहब बोल रहे हैं, कलेक्टर सिंगरौली। जी, बोल रहा हूँ। मीणा सर, एक छोटा सा आपका ना कंसर्न आया था मेरे पास। मैं प्रकाश अग्रवाल जी बोल रहा हूँ, भोपाल से। जी। आपने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है क्या कि जो वैक्सीनेशन नहीं लेगा कोविड अभी का हमने खत्म कर दिया है, वो अभी खत्म कर दिया है, अभी निरस्त कर दिया है उसको। अच्छा, निरस्त कर दिया आपने? जी जी। तो सर, ऐसा ऑर्डर देने के पीछे की क्या मंशा थी, मैं जस्ट जान सकता हूँ? नहीं, वो खत्म कर दिया, उसके बारे में जो है ज्यादा कोई उसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं नहीं है सर, मुझे फिर भी लगता है। आप जैसे यदि आईएएस प्रोफाइल के लोग ऐसे ऑर्डर देते हैं तो बड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है। ऑर्डर रोज आप एक और ऑर्डर देखेंगे तो आपको कंट्रोवर्शियल नहीं लगेगा। मतलब? देखेंगे तो आपको जो अगर ऑर्डर देखिएगा और उसको रिव्यू करिएगा तो अपना पता लगेगा। नहीं सर, मैंने देखा है, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, वो जो आपने देखा है तो उसको एक बार और देखिएगा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि ठीक है। चलिए सर, आपका वो कैंसिलेशन वाला ऑर्डर की कॉपी मुझे व्हाट्सएप करिए ना प्लीज। आप देख लीजिएगा, मीडियम में और हमारे जो ट्विटर हैंडल और दोनों पे अवेलेबल है। सर, हर चीज यदि ट्विटर से हो जाया करती तो फिर देश ऐसा बर्बाद क्यों होता? हाँ, ट्विटर पे है और हमारे जो मैं आपसे व्हाट्सएप पर मांग रहा हूँ सर, आरटीआई से मांगू उससे बेहतर है व्हाट्सएप पर मांग रहा हूँ। आप अपना जो ट्विटर हैंडल और फ्रीली अवेलेबल है, ये वेबसाइट इसलिए बनाई गई है। सर, हर चीज ट्विटर पर नहीं होती है ना, दोनों मैंने मेरा जो फेसबुक पे जो ट्विटर हैंडल है, मैं यदि आपको फेसबुक पर ये लिख के दूं कि सर आपने ऑर्डर कैसे दिया, क्यों दिया? आपने देख लिया कैसे वो आदेश वापस ले लिया कलेक्टर साहब ने। अब मैं आपको एक दूसरी खबर देता हूं जो बहुत जरूरी है आपके लिए। वो है हैदराबाद में गांधारी मंडल के एसवी मिश्रा नर्सिंग होम की खबर। हालांकि ये 2-3 दिन पहले की खबर है, लेकिन क्योंकि 3 दिन से तो मेरा चैनल ही ब्लॉक है, फिर भी मैं किसी और अल्टरनेट चैनल पे लगा करके और जो ये मेरा बैकअप चैनल है इस पे लगा के या फेसबुक पे लगा करके इनको मैं आगे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 60 साल का मरीज है, गुंजाला ठंडा के निवासी हैं जगैया नायक। वो उस वक्त इलाज चल रहा है उनका, वो हृदय के मरीज हैं। और लक्ष्मण महबूबाबाद जो डॉक्टर लक्ष्मण है, 40 साल उनकी उम्र है। ये मरीज जो हैं गुंजाला के जो हैं, गुंजाला ठंडा के जो निवासी हैं, जिनको मैं जगैया नायक बोल रहा हूँ, इनकी उम्र है 60 साल और इनका इलाज कर रहे 40 साल के डॉक्टर लक्ष्मण, ये महबूबा जिले के मूल निवासी हैं और निजामाबाद मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सहायक प्रोफेसर के पद पर काम करते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और उनका इलाज करते वक्त हृदय रोग विशेषज्ञ को हृदय का दौरा पड़ता है, हृदयघात आता है और वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं। और क्योंकि वो ढेर हो जाते हैं तो मरीज भी ढेर हो जाता है। मरीज का इलाज करते हुए, जिस बीमारी का मरीज सामने लेटा है उसका इलाज करते हुए वो डॉक्टर खुद उसको सेम बीमारी से मर जाता है। तो आप समझिए आपकी हेल्थ कैसे डॉक्टरों के हाथ में है। और ये साइड इफेक्ट है? डॉक्टर साहब क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर थे, फ्रंट लाइन वॉरियरों को सबसे पहले दिया जा चुका है अमृत प्याला। अमृत प्याले की 2 डोज हो चुकी हैं, तीसरी डोज की तैयारी चल रही है। तो क्या ये अमृत प्याले का साइड इफेक्ट था जिसके लिए ये प्रेशराइज कर रहे हैं, जिसके लिए ये नए नए आदेश पारित करने की बात करते हैं कि आपका सब कुछ बंद हो जाएगा? ये एक समझने वाली बात होगी। जो लोग टीका लगाने से बच जाएंगे उन लोगों के लिए क्या इन्होंने कोई और इंतजाम किया हुआ है? आपके घरों में आके बूस्टर डोज ठोके जा सकते हैं, क्या आप जानते हैं? कैसे ठोके जाएंगे इसका एक नजारा देखिए। आपने देख लिया। अभी तो क्या है कि जो पुलिस वाले हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, अभी तो अगर वो आपके ऊपर आपको प्रेशराइज कर रहे हैं तो अभी आप उनको चुपचाप कह सकते हैं कि मैडम मुझे ये टीका नहीं लगवाना है।
और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि इसके यही साइड इफेक्ट, वो मान जाते हैं और वो चले जाते हैं। आजकल तो आपको फर्जी सर्टिफिकेट भी आपके घर पहुंच जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएंगे। ढेर लोगों के मैसेज आ भी रहे हैं, लोगों के मरने के बाद उनको वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट बन रहे हैं। तो ये तो एक कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। तो आंकड़ों पे खेल हो रहा है सारा, और कुछ नहीं हो रहा है। अब आजकल तो कॉलर ट्यून भी आ गई है 100 करोड़ की बकवास की। तो ये मैं आपको बता रहा था कि आपके घर आएगा रोबोट, सड़क पर मिलेगा पुलिस वाला रोबोट, आपकी फेशियल रिकॉग्निशन से देखेगा, सीसीटीवी कैमरा जिसको स्मार्ट सिटी के नाम पे लग रहा है। आपके लिए सरकार के आदेश पारित होंगे इन बड़े बड़े होर्डिंग्स में, जो ये इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग आपके शहरों में लग रहे हैं। हर शहर में चौक के ऊपर ये लोग सरकार के आदेश पारित करने वाली वो होर्डिंग लगा रहे हैं, ताकि आप उसको सुन के चुपचाप फॉलो करते चले जाएं जैसे सरकार आदेश करती है। ये कोई आज का प्रोग्राम नहीं है, 1 साल का 2 साल में निपटने वाला प्रोग्राम नहीं है, 2030 तक का प्रोग्राम है। और इसका एक पूरा का पूरा शेड्यूल है। इसी शेड्यूल में आता है आपके शेयर मार्केट को ऊपर बढ़ाना, शेयर मार्केट को गिराना, मेडिकल इमरजेंसीज लेकर के आना, लॉकडाउन लेकर के आना, और अभी बहुत जल्दी आपकी डिजिटल करेंसी जब आ जाएगी बैंकों के ध्वस्त होने के बाद, उस डिजिटल करेंसी को लाने के लिए ही ये लॉकडाउन लगा हुआ है। ये जो बिल पारित होंगे मान लो लोकसभा के अंदर, उन बिल पारित होते ही लोग सड़कों पर उतरने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो उससे पहले ही लॉकडाउन लगा दो। जैसे आपने राजस्थान की सरकार में देखा, राजस्थान की सरकार का दोगला चेहरा आपने देखा ही होगा। उन्होंने कहा बड़ी खूबसूरती से कि आप जो हैं हमें, मतलब आपको धरना देने की परमिशन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, मतलब ओमिक्रॉन का आतंक चल रहा है। लेकिन हाई कोर्ट में राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ये मतलब परमिशन मांगी है, क्योंकि ओमिक्रॉन घातक नहीं है तो हमें परमिशन दे दी जाए जलसा करने की। उनको रैली करने की परमिशन मांग रही, खुद सरकार मांग रही है, लेकिन लोगों को मतलब इजाजत नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि आपके अधिकार इनकी जेब में है। आपको तो नौकरी पर हो और आपने इनका अमृत प्याला नहीं पिया है, तो आपको तो आरटीपीसीआर देनी पड़ सकती है 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, हर रोज भी। लेकिन सारे सांसदों को प्रधानमंत्री और इन सब समेत राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर, ना ही तो टीके से अनिवार्यता है अंदर जाने की। भाई आपने अगर टीका नहीं लगवाया तो भी आप जा सकते हैं। यही कारण है ना हमारे हुड्डा साहब ने लगाया, ना हमारे खट्टर साहब ने लगवाया, ना हमारे किसी ने भी नहीं लगवाया। मोदी ने भी ड्रामा किया था लगवाने का। और वो टीका, वो वाली वीडियोस आपने देखी ही होंगी जिनके अंदर वो टीका लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो नहीं लगवाते हैं। तो उसका मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एक मंत्री महोदय आ गया, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये कैसे लगवाते हैं। Para finalmente tener una esperanza en contra de esta pandemia. Este es un momento nuevo que recibe esta vacuna.
Perfect push for Queenslanders like the Premier to get the jab. Oh, that's already. I didn't even feel it. तो आपने देख लिया कि ये मोदी जी ने इंजेक्शन कैसे लगवाया है, फोटो कैसे पारित किए हैं। उन्होंने वीडियो जारी नहीं की है, सिर्फ फोटो बताया है। तो जिन भक्तों को ये लगता है कि वो उनकी बात मान के अच्छा कर रहे हैं, वो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग अरदास करते हैं। लेकिन जो लोग अब समझ गए हैं, जैसे मैं कल एक घर में गया हुआ था, कल हमारे एक मित्र हैं उनके पास में गया था, तो उनके पास कोई आया हुआ था। मैंने उनसे पूछा, आंटी आपने ये ले लिया क्या अमृत प्याला? उसने कहा जी मैंने तो एक डोज ले ली और मेरे बेटे ने भी ले ली, वो पुलिस में है, हरियाणा पुलिस में। तो अब वो अब नहीं कह रहा है कि मैं अब नहीं लगवाऊंगा। मैंने कहा आपका सर्टिफिकेट तो बन ही गया है, UHID, तो अब तो वो धक्के से भी आपको दिखा देंगे कि लगा हुआ है आपका। तो आप तो विरोध भी नहीं करोगे कि आपको तो पता भी नहीं है कि ये दूसरी डोज लगने का मतलब क्या है। सरकार ये दिखाएगी ऊपर, जिसको अपने आका को, बिल गेट्स को, कि देखो हमने इतने लोगों को कंप्लाई कर लिया दूसरी डोज लगवाने के लिए, जबकि दूसरी डोज लगवाने के लिए पूरा भारत मना कर रहा है। ये सिर्फ मना करने से काम नहीं चलेगा, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने लोकल अधिकारी के वहां जाकर अपना लिखित विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। ये मैं आपको लंबे अरसे से बोल रहा हूं। सभी लोग वो बोल रहे हैं जो इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा को समझते हैं, लेकिन अभी शायद आपको समझने में और वक्त लगेगा। फिर भी हम आपको बोलते रहेंगे। देखिए, दो रास्ते होते हैं। ये काम हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग करेंगे, मैं भी कर सकता हूं आपके इलाकों में घूम घूम के। एक तो जो अगली डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएंगी, हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे, आपके लिए डाटाज वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और अगर हम सड़कों पर इस तरह से घूमेंगे, तो मान लो इन्होंने हमको बंद कर दिया, तो आपको कौन बताएगा? तो कम से कम आप एक काम कर सकते हो, आप समझने के लिए आप ऐसी फ्रंट लाइन वॉरियर दे दो हमको, हम उनको समझा देंगे, फिर हम जेल में भी पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके पास वो भी नहीं है, तो आप अपने एरिया में लोगों को जागरूक तो कर लीजिए रोज की रोज। मैं नहीं कहता आज आपके साथ चलने के लिए कोई नहीं है सड़कों पर, लेकिन आज आप लोगों से बात तो कर सकते हो। कितने लोगों को साइड इफेक्ट हुए इसका चर्चा तो कर सकते हो। ये चर्चा भी ना हो इसलिए लॉकडाउन लगाया जाता है। लेकिन बात करिए, बताइए कि जिनको अब हार्ट अटैक हो रहे हैं वो साइड इफेक्ट्स हैं, पहले हो रहे थे वो भी साइड इफेक्ट्स ही थे। पुरानी किसी उस दवाई का, पेस्टिसाइड्स का, या जो केमिट्रायल ये छिड़का जाता है, जो ये बादल ऊपर से आपको आपके साथ में जो खेल हो रहा है, इस खेल को भी नहीं शायद आप समझ पाएंगे। केमिट्रायल का खेल समझते हैं? जो ये नकली बादल बन रहे हैं, ये हार्प टेक्नोलॉजी से क्लाउड सीडिंग होती है, इसका खेल समझते हैं आप? अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपको इसकी एक वीडियो दिखाता हूं, ये हार्प टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस तरह से काम करती है, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपके साथ कैसे धोखा हो रहा है, और आगे आने वाले वक्त में इनका चिप इम्प्लांट करने का कैसा प्रोपेगेंडा है।
आसमान में बनने वाले ये बादल, जो दिखने में समतल, एक समान और आसमान में अधिकतर फैले हुए दिखते हैं, ये बादल नहीं है। क्या आप लोग भूल चुके हैं कि असली बादल कैसे हुआ करते थे? या आप अपनी मोबाइल और दुनिया में इतने खो चुके हैं कि अब आप आसमान और सूरज को देखना ही भूल चुके हैं? ये नकली आर्टिफिशियल बादल प्रकृति नहीं बनाती है। ये आपके ऊपर एरोप्लेन से छिड़की जाने वाली एक जहरीली गैस है। ये वैसी ही है जैसे आप मच्छर और कीड़ों पर दवा छिड़कते हैं। वैसे ही ये सीक्रेट सोसाइटी के इलाइट लोग इंसानों को बीमार रखने के लिए आप पर केमिकल छिड़कते हैं। इस केमिकल शब्द का मतलब होता है केमिकल से बनाया हुआ रास्ता, जो दिखने में शुरुआत में एक रोड और रास्ते जैसा ही होता है, पर ये एरोसोल गैस आसमान में इतनी फैल जाती है कि कुछ ही घंटों में पूरे आसमान में एक समतल बादल का रूप ले लेती है। तो इसे आप एक प्रकृति का बादल समझने की भूल ना करें, क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज एक समान और एक जैसी नहीं होती है। आप किसी भी बुजुर्ग से पूछ लीजिए, क्या उनके बचपन में बादल ऐसे हुआ करते थे या ऐसे हुआ करते थे? तो केमिट्रेल्स को अधिकतर सरकारें अफवाह बताकर नकार देती है। इसे एरोप्लेन के इंजन और आसमान में ठंडी हवा में बनी नमी के कारण एक पानी का बादल कहकर भुला दिया जाता है। पर आप जरा सोचिए, एक छोटा सा प्लेन ऐसा कौन सा पानी का बादल बना देता है जो अपने साइज का 100 गुना होकर पूरे आसमान को ढक लेता है? तो ये टॉप पर बैठे लोग तो आपको बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं कि इन्हें क्या ही समझ आएगा। तो अब बात आती है असल में केमिट्रेल किस चीज़ का बनता है। ये एक मिक्सचर होता है जिसमें होता है एल्यूमिनियम, बेरियम, लेड, मर्क्यूरी जैसे हैवी मेटल्स के बारीक पार्टिकल, और साथ ही इसमें जेनेटिक मॉडिफाइंग वायरस के सेल, प्लास्टिक के फाइबर और कई हानिकारक और बीमार कर देने वाली चीज़ें होती है, जिसे ये एरोसोल फॉर्म में आसमान में हवा का रुख और तापमान देखकर अलग अलग दिन में अलग अलग समय पर छिड़कते हैं, जो धीरे धीरे आसमान में फैलकर नीचे आता है और आपके पानी खाने में मिलता है, आपकी ज़मीन को बंजर करता है, आपके सांस लेने वाली हवा को ख़राब करता है, जिस वजह से आपको अल्जाइमर, ऑटिज्म, फेफड़ों की बीमारियां और कैंसर जैसी कई बीमारियों को जन्म देने के लिए आपके शरीर को तैयार करता है। इन केमिकल्स में मौजूद हेवी मेटल्स जब बरसात और स्नोफॉल्स के कारण ज़मीन पर आते हैं तो वो तापमान में भारी गिरावट भी करते हैं, जैसा कि टेक्सास विंटर स्टॉर्म में हुआ था। वहाँ गिरी हुई बर्फ़ एल्यूमिनियम की मौजूदगी के कारण आसानी से पिघल भी नहीं रही थी और वहाँ का तापमान उस वजह से जानलेवा बन चुका था। तो आगे जानते हैं, इसका शरीर और बायोलॉजिकल इफेक्ट तो हम ऊपर समझ चुके हैं, पर इसका हमारी आत्मा और मानसिकता पर भी बुरा असर होता है। जैसा कि आप थोड़ा जानते ही होंगे, हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हम आत्मा है जिन्होंने शरीर धारण किया हुआ है, और वो आत्मा की एक वाइब्रेशन स्टेट होती है। जैसे आप खुश होंगे तो आपके दिमाग में अलग तरंगों का संचार होगा, और जब आप दुखी होंगे तो आपके दिमाग में अलग तरंगें प्रवाहित होगी, जिससे आपके शरीर का वाइब्रेशन स्टेट बदलता रहता है। वैसे ही ये मेटल टॉक्सिन्स जो आपके शरीर में जाते हैं, ये सेलफोन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके आपके मूड को डिप्रेस, स्ट्रेस और आत्मा के वाइब्रेशन को भी लो करते हैं। जो आप देखते ही होंगे आजकल हमारे सिविलाइजेशन में कई लोग तनाव, डिप्रेशन और सरदर्द से ग्रसित हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे शरीर का वाइब्रेशन लो कर रखा है और आसमान में ये हेवी मेटल्स का कवच बनाकर हमारी आत्मा को भी ये यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कुछ कंट्रीज में इन केमिकल्स में एक्सपेरिमेंट के लिए स्टार डस्ट नैनोबोट्स भी मिक्स किए जाते हैं, जो हाइव माइंड बनाने के लिए यूज़ होता है। हाइव माइंड मतलब जनसंख्या की एक जैसी सोच बनाए रखने के लिए, जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अधिकतर लोग ये सब पचा नहीं सकते। वो लोग ये ऊपर दी गई जानकारियों को भी अफवाह और कॉन्स्पिरेसी कहकर नकार देंगे, और ये हमें भी पता है, क्योंकि उनका दिमाग उनका खुद का है ही नहीं। वो बस इस दुनिया में दूसरों की कॉपी है, जिनमें खुद की सोच और समझ नहीं होती, ना उनमें इस भ्रम से बाहर आने की एक हिम्मत होती है। तो वापस आता है केमिकल्स पर। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ नॉर्मल एरोप्लेन से ही होता है, तो आप गलत हैं। ये इसके लिए स्पेशल ड्रोन प्लेन भी यूज़ करते हैं, जिसके फ्लाइंग पैटर्न आसमान में सिर्फ केमिकल छिड़कने के लिए होते हैं।
तो ये चीज़ तो आपने देखी ही होगी कि लॉकडाउन में पूरी दुनिया रोक दी गई थी। तब सभी कंट्रीज़ ने ट्रैवलिंग भी रोकी हुई थी। तब कोई एरोप्लेन आसमान में नहीं उड़ रहा था। उन दिनों में भी हमने ये केमिकल्स आसमान में देखे हैं। तो ये भ्रम में ना रहे कि ये सिर्फ कमर्शियल ट्रैवल वाले एरोप्लेन से ही होता है। ये इसके लिए स्पेशल ड्रोन्स भी यूज़ करते हैं। तो इसे एंड करते हैं। ये कोई सिंगल कंट्री के अंदर चलने वाला एजेंडा नहीं है। ये यूनाइटेड नेशंस का जियो इंजीनियरिंग का पार्ट है। ये सीक्रेट सोसाइटीज़ के उन एलाइट्स द्वारा इंसानियत के खिलाफ चल रही जंग है। और अब इन्होंने इन केमिकल्स की व्यापकता और बढ़ा दी है। इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। इसको लेकर जागरूक होने पर ही इसे रोका जा सकेगा। तो जागिए और जगाइए। ये हमारे सिविलाइजेशन को धीरे धीरे ख़त्म करने की एक जंग चल रही है। तो आप के लिए हो सकता है कि ये चीज़ें मतलब नवी हों, आपको ना पता हो, आप इसके बारे में अभी इस लेवल पे ना सोच पाते हो, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन हमारा काम है आपको बताना। जैसे मेरे से कई दोस्त पूछते हैं कि सर कोई समझ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है कि हर किसी को ABCD पहली लाइन में पहले दिन ही समझ आ गई थी। क्लास में जब टीचर समझाता है, किसी को पहले दिन आ जाती है, किसी को दूसरे दिन आ जाती है, किसी को, लेकिन जब टीचर कॉन्टिन्यूस उस प्रोसेस में लगा रहता है तो उसे समझ आ जाती है। जब हम फ्यूचर की बात आपको बता रहे हैं कि बैंक बंद होने वाले हैं, आपके बैंकों का जो स्टेटस है ये आधार के साथ जोड़ने का पर्पस ही ये था। इसका पर्पस ही इस UHID के साथ जोड़ने का ये था कि अब आपकी वैक्सीन वाला स्टेटस एक मिनट के अंदर 1 सेकंड में बटन दबाएंगे और आधार कार्ड एंटर करो, नंबर एंटर करो, आपका वैक्सीन स्टेटस आ जाएगा। तो ये पूरा खेल ही इसलिए था कि आप जैसे ही इस मतलब इस सिस्टम के अंदर एंटर करोगे, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी और आपको कंप्लाई किया जाएगा। हर महीने नहीं, हर महीने अगर देंगे, दे नहीं सकते ना, हर महीने अगर नहीं दे सकते तो ये हर 6 महीने में कंपलसरी करेंगे आपको। और ये वैक्सीन का पर्पस आपको लड़ाई ना लड़ पाओ इसके लिए तैयार करना है। एक दिन ये वैक्सीन चिप के फॉर्म में आ जाएगी। और ये बताना इसलिए जरूरी है कि आपको कभी तो समझ आएगा जब टेलीविजन में खबरों में आएगा RFID के ये फायदे हैं, UPI का ये फायदा है, आप ऐसे हाथ लगाओ, अपना हाथ यहां पे आपके RFID लगी हुई, आप हाथ लगाओ और आपकी सारी डिटेल उसके अंदर। आपका पासपोर्ट लेके जाने की जरूरत नहीं, लाइसेंस लेके जाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं, आपको पेमेंट करने के लिए बैंक का कोई डिटेल जरूरत नहीं। RFID में सब कुछ है और वो इतना सेफ है जिसकी कोई हद नहीं। जब इस तरह की खबरें आने लगे अखबार और टेलीविजन के अंदर, तो समझ जाना आपको चिप लगाने की तैयारी हो रही है। आप फिर भी नहीं समझ पाएंगे, कोई बात नहीं, कभी तो आएगा समझ। जब आएगा तब अपने बच्चों को बता देना कि बेटा लड़ाई लड़नी होती है सर्वाइवल की, और ऐसे लड़नी होती है। ये कुछ ताकतें हमेशा अपने ऊपर वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचती हैं। तो आपको तब आए, आप तब समझा देना। खाने को आपको कंट्रोल करना, आपके पानी को कंट्रोल करना, रसोई गैस को कंट्रोल करना, हर चीज को इस UHID के साथ जोड़ना। फैमिली ID आपकी बनी हुई है, सभी का डाटा एक साथ कनेक्ट हुआ पड़ा है। आपके परिवार में कोई एक आदमी भी लगाने से मना कर देगा तो पूरे परिवार का राशन, पानी, गैस, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, खाना, निकलना, गाड़ी, सब कुछ बैन कर दिया जाएगा और आपको फिर आखिर में लेना पड़ेगा। और यही गुलामी की निशानी होती है कि आप हर उस आदेश को चुपचाप मानते रहो जो भी सरकार पारित करे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सरकारें आपके फायदे के लिए काम कर रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो लगता रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको यह पता हो कि ओमिक्रॉन के चलते 5 राज्यों के चुनाव टाले जा सकते हैं, ऐसा छोटी से अखबार के अंदर खबर इंप्लांट करी है। अगर लोगों में से विरोध आया
लोगों से सीआईडी ने रिपोर्ट दी कि लोग तुम्हारा प्रोपेगेंडा समझ रहे हैं, बकवास मत करो, चुनाव करवा लो। चुनाव रुकवाए तो खड़े हो जाएंगे लोग, तो ये चुनाव करवा देंगे। जब देखा कि लोग चुप हैं, उनको पता ही नहीं चला, तो बड़ी खबर आ जाएगी, फिर वहां से देखेंगे, खबर पहले आएगी, लोगों का रिएक्शन फिर चेक किया जाएगा और फिर इंप्लीमेंट कर देगी सरकार। तो रिएक्शन आपने देना बंद ही कर दिया है, क्योंकि रिएक्शन देते ही तो आपको देशद्रोही, वामपंथी, कांग्रेसी, मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी, देश विरोधी, पाकिस्तानी, मुसलमान, धर्म का दुश्मन, पता नहीं क्या क्या बकवास करके आपको वो साबित किया जा रहा है। वो पहले से शुरुआत से चल रहा है, 2014 से। मैं तब भी बोलता था कि विरोध का मतलब ये नहीं होता है। आपकी सरकार है, आपने चुनी है, उसके ऊपर निगरानी रखनी आपकी जिम्मेदारी है, उसकी हर एक गलती के ऊपर बोलना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप नहीं बोलेंगे तो ये अपनी मर्जी चलाते रहेंगे, और मर्जी चलाते रहेंगे तो बर्बाद तो भैया हिंदुओं के बच्चे भी होंगे, बर्बाद तो भाजपा वालों के बच्चे भी होंगे, बर्बाद तो आरएसएस वालों के भी होंगे। नौकरियां तो आरएसएस वालों की भी गई होंगी जरूर, भाजपा वालों की भी गई होंगी, मोदी के समर्थकों की भी गई होंगी, बर्बाद तो वो भी हुए हैं। हार्ट अटैक तो उनके भी हुए होंगे, साइड इफेक्ट तो उनके भी हुए होंगे, सत्यानाश तो उनके परिवार का भी हो रहा है। मैं कोई सिर्फ अपने लिए तो नहीं बोल रहा हूं ना, मैं तो भाजपा वालों के लिए भी बोल रहा हूं। जो लोग मानवता को बचाने की लड़ाई में इसका विरोध कर रहे हैं, वो तो उन भाजपा और उन देशद्रोही, जो असली देशद्रोही हैं, हम तो उनको बचाने की भी बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी एक इंसान का नुकसान क्यों हो, सबका ही अच्छा क्यों ना हो। हम सरकारों को क्यों नहीं प्रेशराइज करते, जो हमारे टैक्स के पैसे से और हमारी दी हुई ताकत से हमारे ऊपर ही सरपरस्त बनने की कोशिश करके हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रही हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आएगी आपको समझ में। अब आपके लिए अगली खबर बता देता हूं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर। जो सीएए और एनआरसी के नाम पर जो प्रोपेगेंडा चला था और जो खेल चला था, उस खेल का नतीजे आपको दिखने शुरू हो गए हैं। अब जो लोग, अगर संख्या थोड़ी रहती है टीके ना लगवाने वालों की, हम जैसे लोग हैं, हमने कहा हमें नहीं लगवाना किसी भी कीमत पर, ना खुद लगवाना, ना अपने बच्चों को लगवाना, ना अपनी फैमिली में किसी को लगवाना, तो उनके लिए डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं। और बाहर के कुछ कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये टेस्टिंग की जा रही है कि लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। तो उनको एक बॉक्स में रखने का एक प्रोपेगेंडा चला था, और उन लोगों को इसके अंदर रखने की एक टेस्टिंग चली है कि उनको उन डिटेंशन सेंटर्स में रखे जाएं। तो वो So what's the go? So this, I'm going to give you a warning, yeah? It's an official warning that you have to stay on the balcony and obey the rules while you get, yeah? And that's, we have to go the rules again. I don't care. So what's am I happening allowed in to go to the background. laundry? You're allowed to go to the laundry, but you got to wear a mask, yeah? Yeah, righto. And you definitely can't go up to fencing routes, but you're allowed to go to the laundry, yeah? That's always been the case, yeah? Right, so if I was sitting just here, which is right near the fence, why are these guys in a cabin that's right near the fence? It makes no sense, does it? Yeah, but you can't leave your balcony to go to the fence to talk to somebody else. That's just obvious, yeah? So if I was Again, at it that doesn't have to balcony, make sense. So there has to be lines everywhere drawn, yeah? And one of the lines is you cannot leave your balcony and you cannot go to someone else. Where it makes no sense or it doesn't seem right to you, that is the line, and that's what the law is, yeah? And that's how it goes, yeah? the law. Well, the show direction. There's a law that says Show that. direction, yep. There's a show direction, yeah? And how the behaviour must be done, especially in this area because it's much more highly infectious and likely to have infected people, yeah? Highly infectious when all of us people are negative. So far, the risk is still very high, yeah? Just while you're here, can we just do that? Otherwise, the next time it's a $5,000 fine, and we don't want to do that. It's a $5,000 fine if what? $5,000 fine. If you breach again. If I walk out onto that path. Without your mask on, for With- no reason other than the laundry. If I cross that yellow line saying that you've broken the rule. that I've broken the rule, I will be issued with a $5,000 fine. That's correct. Right. Okay. We could even do that now, but we're giving the warning first. Have a chat with you because it's a big fine. Rather just do the right thing, yeah? Like I said, I'm not here to fight with you. Yeah. I don't want to fight with you. Yeah. I just want everybody to do the right thing, and unfortunately, it's my job to make sure they do. I don't care the ins and outs. It's got nothing to do with me. I'm just here to make sure the rules are here. Yeah? All good, ma'am? So what did that experience make you think? Like what was your feeling about being in that situation with those people in control of your every movement?
It's horrible. It's a horrible feeling. You feel like you're in prison. You feel like you've done something wrong. It's inhumane what they're doing. Like you are so small. They just overpower you and you're literally nothing. ये जो आपने देखी ये ऑस्ट्रेलिया की हेले हॉडसन थी, HAYLEYHODGSON, जिनको कोविड इंटर्नमेंट कैंप में रखा गया था। और ये तब रखा गया था जब ये कोविड-19 आई थी। मतलब इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो नेगेटिव थी। सिर्फ ये विरोध कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है, मतलब मुझे टीका नहीं लेना है, तो टीका लेने से मना कर दिया, तो इसको वहां पर रखा गया। शी वॉज कन्फाइंड टू ए बॉक्स फॉर 14 डेज, 14 दिन तक एक डब्बे में रखी गई। ऑफर्ड वैलियम व्हेन शी कंप्लेन्ड अबाउट कन्फाइनमेंट एंड लॉस्ट हर जॉब। बस आप ये समझिए कि आप अगर नहीं बोलते हैं तो आपके साथ भी यही सब होने वाला है। और ये अगर आप को कोई ये लग रहा है कि विदेशों में होगा ये सिर्फ कि भाई और हमारे देश में नहीं होगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। जो ऑफर्ड वैलियम की जो मैं बात कर रहा था कि ये एक तरह से इसको पेन रहता था तो मसल रिलैक्सेशन के लिए दवाई उसको दी गई थी, तो वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे और आप कंप्लाई करना आपकी मजबूरी हो जाएगा। और पूरी दुनिया में इस टीकाकरण के खिलाफ कितने बड़े आंदोलन हो रहे हैं, कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसकी एक झलक आप देखिए और अपने अंदर के मतलब उस इंसान को जगाइए जो दूसरे इंसान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। तो मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि आप समझिए पूरी दुनिया में कितना विरोध हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि पूरी दुनिया में क्या, मतलब पूरी दुनिया में इतने लोग मरे, पूरी दुनिया का षड्यंत्र है। पूरी दुनिया का ही षड्यंत्र है। हर देश का राष्ट्राध्यक्ष इस गेम के अंदर शामिल है और इसीलिए लोगों के लिए शुरुआत में बिलीव करना, शुरुआत में यकीन मानना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब ये बहुत आसान लग रहा है। ये प्रोपेगेंडा 2030 तक चलेगा। आपको 2030 तक ये लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, हो सकता है इससे आगे भी। तो मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहिए, ये मेरी गुजारिश है। Hey, brother, I'll follow you on. Good on you. Follow you. Fucking beautiful, mate. I'm no celebrity, you are. JJ died. He's got a good eye, eh?
Est-ce que ça va toujours? J'ai un petit service à vous demander, ça vous dit? Cross over! Everyone, go across the border! Cross over! They cannot arrest all of us! No mask, no gloves, no vaccine never. No mask, no gloves, no vaccine never. Tell Bill Gates and Fauci, nigga, yeah, we out, yeah. No mask, no gloves, we don't live here. Freedom!
The vote gets passed. Mark in. Everybody listen to the power of music. Silence. What he said is wrong. That's what this is here. What this shows is the start of a movement where people are paying attention to politics in a way they have not done for probably decades. This is how change starts, by people coming out, by people learning and people understanding. There is nothing to stop anyone, no matter who you are, understanding how. एक बार आपकी बॉडी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गई, एक बार आपकी बॉडी को ट्रेसेबल बना लिया, उसके बाद आपने अगर सरकार की खिलाफत करी तो आपके लिए इन्होंने बहुत नैनो रोबोट्स, किलिंग रोबोट्स का इंतजाम किया हुआ है जो 1 सेकंड से भी कम समय में आपको मार सकते हैं। मक्खी से भी छोटा उनका साइज है, मक्खी से भी छोटा, यानी कि अगर वो रोबोट मेरे घर में एंटर कर रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्योंकि मक्खी से भी छोटा रोबोट है और बिल्कुल पिन पॉइंट वो आदमी को कर सकता है। जैसे 5G का जो काम है, 5G इसीलिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि उसको टारगेट करके आदमी को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि एग्जैक्ट उस भीड़ में अगर सिर्फ उसी आदमी को मारना है तो वो मक्खी जाकर उसके यहां बैठेगी और यहां वेव्स जो है वो 5G की रेडिएशंस के थ्रू वो आपको वहीं से मार सकती है और आप वहीं गिर जाओगे। और कोई टेस्ट ऐसा नहीं है मेडिकल साइंस के अंदर जो ये बता सके कि उस आदमी की मृत्यु कैसे हुई थी। हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है आपको ब्रेन हैमरेज हो जाए, आपको कुछ नहीं पता आपको क्यों हो जाए। आप खुद किलिंग रोबोट्स, मतलब वो किलिंग रोबोट्स इन्होंने बनाए और ये आपकी बॉडी को एक बार इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना इनका टारगेट है। उसके बाद मैं कोई भी इनके खिलाफ नहीं बोल पाएगा। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है और इसीलिए पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है। मैं किलिंग रोबोट्स आपको एक्चुअली नैनो रोबोट्स हैं ये, मतलब इतने छोटे हैं और प्रेसाइज, इनका जो अटैक है वो बहुत प्रेसाइज है। जाए तो वो जो जेलें एनआरसी और सीएए के लिए बनी थी, उन जेलों की भयावता का अंदाजा आप लगाइए कि हम जैसे लोगों को वहां लेकर के जाया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि ये किनको कैसे समझ में आई है षड्यंत्र, और ये लोग विरोध करने की हिम्मत में कैसे हैं जो बाकी के गधों को नहीं समझ में आ रहा जिनको। और उसके बाद ये चेक करेंगे और हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंटल ट्रायल होंगे वहां पर, और हम उसके लिए तैयार हैं। अपनी मर्जी से हम कंप्लाई नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से सरेंडर नहीं करेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। एक भी मतलब मरने से पहले एक सांस भी बची हुई है तो भी हम
अपनी जिंदगी, अपनी आत्मा, अपने शरीर को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की परमिशन देंगे। सरकारें हमारे साथ जबरदस्तियां नहीं कर पाएंगी। ये हम सरकारों को भी बताना चाहते हैं और आपको भी बताना चाहते हैं। और आपको भी समझ में अगर आए तो अपने आसपास लोगों को जगाइए, संगठन तैयार कीजिए। अपने आसपास के लोग ही आपको बचाएंगे, कोई भी बाहर से आके आपको नहीं बचा सकता। इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।